बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से कह रहा था कि आप फितनतुल खवारिज के सर से हाथ उठाएं, उनको हमारे हवाले करें, वरना पाकिस्तानी रियासत इस पर ठोस कदम उठाएगी। मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं और ये फितनतुल खवारिज की जानिब से की जा रही हैं। कल रात नाज़रीन एक और कोशिश की गई। ये फितनतुल खवारिज को तहरीके तालिबान अफगानिस्तान सरहद पार कराना चाहती थी, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको रोका। वहां पे जो है अफगानिस्तान ने उसका जवाब दिया। फिर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाई देखने को मिली, जो कि अभी तक जारी है। 21 ठिकाने तालिबान के ऐसे हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। पाकिस्तान बार बार कहता रहा लेकिन नहीं सुनी गई। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे अपना जो गिले शिकवे हैं वो पहुंचाता रहा, लेकिन अफगान तालिबान उस टाइम आपको कमिटमेंट दे देते थे, अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते थे। बिल आखिर पाकिस्तान ने ये जब एक्शन लिया तो 2 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से ये स्टेटमेंट आ गई नाज़रीन कि हम जंग बंदी करते हैं, हम ये लड़ाई नहीं चाहते, हमने अपना जो बदला लेना था ले लिया। लेकिन पाकिस्तान ने रोका नहीं। पाकिस्तान ने कहा कि जब तक हमारे अहदाफ मुकम्मल नहीं होंगे हम ये कार्रवाई नहीं रोकेंगे। अभी भी पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान कहता है कि जब तक तहरीके तालिबान अफगानिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते रहेंगे तब तक ये हमले जारी रहते रहेंगे। जब तक अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी, पाकिस्तान इन कार्रवाइयों नहीं रुकेगा। इसी हवाले से बात करेंगे। इस टाइम जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। जिस तरह से दुश्मन ने हम पर हमला किया था, मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। हमें फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान मंसूर अली खान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अफगानिस्तान के साथ जो कार्रवाई चल रही है वो सबको पता है इस टाइम। क्यों इस नहज में हमारे मामलात आ गए कि ये कार्रवाई करनी पड़ी? अफगान तालिबान जो एक अरसे तक पाकिस्तान में जो पनाह लेने आते थे, जब उन पर हमले होते थे, आज हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं, हमें ही आंखें दिखा रहे हैं, हमारी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया गया है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये इस वक्त सिचुएशन आज कल और आज की रात जो गुजरी है उसके दरमियान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंशन्स कई दफ़ा हो जाती हैं। 2021 में तालिबान के टेक ओवर के बाद बाज़ मौक़े ऐसे आए, पाकिस्तान को ये शिकायत रही कि अफ़गान तालिबान ने उस तरह से टीटीपी या बीएलए या दीगर जो मजीद ब्रिगेड या दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खात्मे में पाकिस्तान की मदद नहीं की और उनको बल्कि पनाह दी गई, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज्म में इजाफा हुआ है। रिसेंटली हमने इस वीक में भी इंसिडेंट्स देखे जिसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सी शहादतें हुई। तो इस सारी सूरत हाल में जब चूँकि दोनों ममालिक के दरमियान कोई इस किस्म का चैनल ऑफ एंगेजमेंट नहीं एस्टेब्लिश हो सका 2021 से लेकर 2025 तक, कि जिसमें बायलैटरल रिलेशंस को भी एड्रेस किया जाता और पाकिस्तान के इस टेररिज्म के मसले को भी एड्रेस किया जाता, तो उसका फिर नेचुरल जो अब रिजल्ट या जो उसका एक कॉन्सिक्वेंस नजर आया, उसका असर जो नजर आया है वो इस एस्केलेशन की सूरत में नजर आया है। और दूसरी तरफ तो जो दोनों ममालिक की एक दूसरे के साथ जो मैसेजिंग हो रही है कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इस मौके पे इंडिया का विजिट कर रहे हैं मॉस्को फॉर्मेट में पार्टिसिपेशन के बाद, और वहाँ से भी जो मैसेजेस या सिंबोलिज्म जनरेट हो रहा है वो जिस तरह से पहले की सूरत हाल होती थी जब यूएस और नेटो यहाँ मौजूद था, कि हमारे लिए टू फ्रंटल एक सिचुएशन हो जाती है। तो ये एक बाइस तशवीश सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, और इससे चैलेंजेस में इजाफा होगा। और मेरा ख्याल है अब एस्केलेशन तो हो चुकी है, डी एस्केलेशन और डी एस्केलेशन के बाद किस तरह एंगेजमेंट करनी है, क्योंकि एंगेजमेंट पे तो फाइनली जाना पड़ेगा, तो उसको उसके लिए मेरा ख्याल रास्ता तलाश करने की। मंसूर साहब आप वहां पे रहे हैं, क्या तालिबान का जब पाकिस्तान ये कहता है कि आप टीटीपी के ऊपर से अपना हाथ हटाएं, टीटीपी को हमारे हवाले करें, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रही हैं, क्यों अफगान तालिबान ये बात को एड्रेस नहीं कर पाते पाकिस्तान की? देखिए, अब जो है ना मेरा ख्याल है अगर इस इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया जाए तो गुज़िश्ता 5 दहाइयों से अफगानिस्तान में जिस किस्म की जंगें रोनुमा हुई, जिस किस्म की इंसर्जेंसीज मिलिटेंसी रही, तो उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको बहुत फ़रोग मिला है। और पहले अफगान मुजाहिदीन थे, उसके बाद जब यूएस और नेटो था तो अफगान तालिबान ने इंसर्जेंसी लड़ी, और उस वक्त भी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर यही था
कि अफगान तालिबान जो इंसर्जेंसी यहाँ से पाकिस्तान की सॉइल को भी, चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े करीबी कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो इसको यूज कर रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये था कि पाकिस्तान अफगान के खिलाफ या अफगान तालिबान के खिलाफ उस वक्त जंग में भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब अफगान तालिबान वहां आ गए और अफगान तालिबान ने के शाना बशाना टीटीपी और इस तरह के ग्रुपों ने भी जंग में यूएस और नेटो के खिलाफ जो इंसर्जेंसी थी या जंग में नुमाया किरदार अदा किया, तो अफगान तालिबान का एक बॉन्डेज या एक उनका आइडियोलॉजिकल बॉन्ड या लिंकेज भी है टीटीपी के साथ, और साथ ही थोड़ी सी उनकी मजबूरियां भी हैं कि वो मेरा ख्याल है इमीडिएटली जान भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे दाइश और अल कायदा और इस किस्म के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और ये टीटीपी या दीगर ग्रुप्स के जो लोग हैं ये फिर दाइश की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये गंभीर मसला है, मेरा ख्याल है इसके लिए बहुत जरूरी होगा। मंसूर साहब, वहां पे जब आप लोगों की इंगेजमेंट होती थी, जाहिर बात है अम्बेसडर से मुलाकातें होती हैं मुख्तलिफ लोगों की, आपने उनका क्या माइंडसेट पाया पाकिस्तान के हवाले से खसूसन? और दूसरा, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, और ये पाकिस्तान के पास अभी तो मसला नहीं है, काफी अरसे से चलता आ रहा है, पाकिस्तान वक्तन फवक्तन वफूद भेज को भी इसको एड्रेस करता है, वजीर आजम अपनी सत्ता पर भी इसे कहते हैं, लेकिन ये मसला जो है अफगानिस्तान इसको सीरियस क्यों नहीं लेता है? अफगान तालिबान का जब अफगान तालिबान पावर में नहीं आए थे उस वक्त भी, और उसके बाद जब वो पावर में आ गए थे 2021 में, उसके बाद से जितनी भी उनसे मुलाकातें होती रहीं, उसमें अफगान तालिबान ने बड़े मजबूती से पाकिस्तान को ये के साथ इस बात का इरादा किया कि उनकी जो सरजमीन है, अफगान सरजमीन है, अफगानिस्तान की सरजमीन से कोई भी ग्रुप्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, पाकिस्तान के ऊपर उन ऐसे ग्रुप्स को पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन ये ज़बानी कलामी जो सपोर्ट है वहां तक तो बात सही रही, लेकिन ग्राउंड पे हमने देखा कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंजेस हुए टीटीपी की तरफ से, बीएलए की तरफ से, और खासतौर पे हमने देखा कि पाकिस्तान की सॉइल पर चाइनीज भी टारगेट हुए। इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना ट्राइलेटरल के जरिए भी ये कोशिश की गई कि किसी तरह से इस मामले का हल तलाश किया जाए। मेरे ख्याल में जहाँ पे जिस जगह गैप रह गया है, जिस जगह प्रोग्रेस नहीं हो सकी, वो ये था कि एक पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट्स का जंग से बाहर एक ताल्लुक, यानी जो 5 दहाइयों की जंग है, उस जंग के बाद जो 2021 के बाद से जो एक चैनल एस्टेब्लिश होना चाहिए था, वहां थोड़ी सी कमी रह गई है, जिसमें एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जाया जाए, जिसमें तमाम ताल्लुकात भी एड्रेस किए जाएं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान का ये कंसर्न कि अफगान सरजमीन से अगर कोई फाइटर्स आते हैं, या तो उनको पनाह ना दी जाए, अगर कुछ पनाह जिनको मिली हुई है वो वहाँ रेफ्यूजीज के तौर पे रह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान के बॉर्डर से कहीं और दूर की तरफ ले जाके रखा जाए, और उनको किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करने की इजाज़त अफगान तालिबान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर इस किस्म के मैयर्स अभी भी पाकिस्तान की हुकूमत कुछ एंगेजमेंट करके उनसे, अभी तो सबसे पहले अब एस्केलेशन से हमें, लेकिन कल की डेवलपमेंट को देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि अफगान तालिबान खुद उन खवारिज को क्रॉस करा रहे थे, तब जो है अब ये क्लैश हुआ, एस्केलेशन बढ़ी है। तो अगर अफगानिस्तान तहरीक तालिबान की अम्ब्रेला के नीचे इस तरह की चीजें करेगा, फिर जाहिर बात है हमला तो फिर पाकिस्तान करेगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त की सिचुएशन तो एक एस्केलेशन वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी हो रही थी, या पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते में जो अटैक्स हुए बहुत खतरनाक थे। लेकिन अब हम एस्केलेशन के बाद अगर डी एस्केलेशन पे जाने की बात करें, और वहां से आप अगर हम ये सवाल उठाएं कि अब किस तरह आगे बढ़ना है, तो बहुत जरूरी होगा कि जो डिस्ट्रस्ट है, जिसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की तरफ से नजर भी आ रहा है कि खारिज को या टीटीपी के एलिमेंट्स को या दीगर जो ग्रुप्स हैं उनको जो सपोर्ट दी जा रही है, या इस अटैक में भी जब अफगान साइड से पाकिस्तान के ऊपर रिस्पॉन्ड किया गया, और उसमें अटैक में तालिबान, अफगान तालिबान के अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे ग्रुप्स भी शामिल थे, तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए भी तो हमें आगे बढ़ना होगा ना। लेकिन किस तरह से मंसूर साहब, डिस्ट्रेस किस तरह से होगा अगर अफगानिस्तान जो है इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, इंडिया के कहने पर, इंडिया के ईमा पर ये तमाम चीजें कर रहा है, पाकिस्तान कैसे ट्रस्ट कर सकता है?
उसमें मसला ये हो जाएगा कि अगर हम इसको नहीं डील करेंगे, नहीं एड्रेस करेंगे, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल अगर बिगड़ती रहती है, खराब होती रहती है, पॉलिटिकल जो ताल्लुकात के लेवल पे अगर हमारे आपस में एंगेजमेंट नहीं होती और सिचुएशन बिगड़ती रहती है और एस्केलेट करती रहती है, तो उसका फायदा भी भारत ही उठाएगा, क्योंकि उस सूरत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बढ़ते हुए डिस्टेंसेस, बढ़ती हुई टेंशंस के अंदर इंडिया को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। और आपने देखा अभी भी इंडिया ने जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब के दौरे के दौरान बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, उनको देवबंद भी लेकर गए हैं, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए हैं, वाटर सेक्टर में भी कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन हम पाकिस्तान हमेशा ये अवॉइड करता रहा है कि और कोशिश करता रहा है कि टू फ्रंटल सिचुएशन ना हो। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के लेफ्ट और पाकिस्तान के राइट या पाकिस्तान के ईस्ट और पाकिस्तान के वेस्ट से एक ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें जहां पाकिस्तान की सलामती को ज्यादा खतरा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारा एक ऑलरेडी इस साल एक कन्फ्रंटेशनल फ्रंट खुला हुआ है इंडिया के साथ, और कुछ पता नहीं इंडिया किस वक्त किस किस्म के मोड में जा सकता है, तो मेरा ख्याल है अफगान साइड पे हमारे पास गुंजाइश है, और वो गुंजाइश यही है। ये अफगान चूंकि आपको पता है कि प्रॉक्सीज वॉर में एक्सपर्टीज रखता है, हमेशा से प्रॉक्सीज वॉर करता आया है, हमेशा से मार के भागने वाली बात हुई है। अब कन्वेंशनल वॉर में जब अफगानी फोर्सेस को पाकिस्तानी फोर्सेस का सामने, आप क्या समझते हैं किस हद तक उनकी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान ने किस हद तक उनका नुकसान पहुंचाना है, और पाकिस्तान जो अपने अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किए हुए ऑपरेशन के खत्म होने तक, आप समझते हैं कि अहदाफ मुकम्मल हो जाएंगे किसी ना किसी हद तक? टीटीपी का जो थ्रेट है या अफगान तालिबान जो उनको अम्ब्रेला फराम किए हुए हैं, जो हाइड आउट्स हैं अफगान तालिबान की, वो पाकिस्तान उनको तबाह कर देगा और थोड़े अरसे के लिए ही सही लेकिन अमन आ जाएगा? कन्वेंशनल फोर्सेस में और जो एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री की सूरत में पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज हासिल है। अफगानिस्तान के पास इस किस्म की कोई ऑर्गेनाइज्ड फौज नहीं है, बल्कि 2021 में जब टेक ओवर हुआ था तो हमने अफगान साइड को ये समझाने की कोशिश की थी, ये मशवरा दिया था कि वो पुरानी अपनी जो अफगान डिफेंस फोर्सेस हैं, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको डिसबैंड ना करें और उसी फोर्सेस में आगे मजीद स्ट्रेंथ में इजाफा करते हैं, उसको लेकर आगे चलें ताकि एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री हो उनके पास भी। लेकिन उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और उन्होंने वो डिसबैंड कर दी और वो मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ ही चीज़ों को लेकर गए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक फोर्स है। पाकिस्तान ने कैंप्स को, बॉर्डर पोस्ट को, कैंप्स वगैरह को भी निशाना बनाया है। उससे डेफिनेटली फर्क पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज हासिल होगा, कुछ अहदाफ भी अचीव होंगे। लेकिन अगर आप जनरल, चूंकि ये जो नेचर ऑफ टेररिज्म वॉरफेयर होती है या हाइब्रिड वॉरफेयर होती है जो अफगान सरजमीन से या बॉर्डर एरियाज में हो रही है, इसमें फिर थोड़े अरसे बाद ये ग्रुप्स कहीं ना कहीं से और रास्ता बना लेते हैं। उसके लिए मेरा ख्याल कि इमीडिएटली तो पाकिस्तान इस ऑपरेशन से जो अचीव कर सकता है कर लेगा, लेकिन आगे चल के अगर ड्यूरेबल सोल्यूशन निकालना है तो मेरा ख्याल अफगान हुकूमत के साथ, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वहाँ अफगान तालिबान की हुकूमत है या कोई और हुकूमत है, हमें अफगान हुकूमत के साथ स्टेट टू स्टेट रवाबित की तरफ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। लेकिन मंसूर साहब, जरूरी होता है कि आपको मसल शो करने पड़ते हैं ताकि टॉकिंग टर्म्स पे कोई आए, टेबल पे आके बैठ के बात करे, और जो बात करे फिर वो उस पर स्टैंड भी करे। अफगानिस्तान जिस तरह से बात करता था, हमें टेबल पे ये अश्योरिटी देता था कि ऐसा नहीं होगा, हम इनके पीछे नहीं है, लेकिन बाद में बात और निकलती थी। आप समझते हैं कि अब जो हमने अपने मसल शो किए हैं इसके बाद मामला यकसर चेंज होगा? देखें, एस्केलेशन तो हमने कर ली है। मिलिट्री कैंपेन जो वो हो चुकी है, ऑपरेशंस हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशंस, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदाजा होगा कि आया कुछ और दिन ऑपरेशन के लिए चाहिए या ऑपरेशन पाकिस्तान को इस स्टेज पे इतने ही जरूरत थी। लेकिन मैं उस ऑपरेशन के बाद डी एस्केलेशन की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमेटिक ऑप्शन की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रिलेशंस की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत अहम रिलेशंस हैं। एक हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमारे एक देरीना ताल्लुकात हैं, और इस किस्म की जो ये फेज जो है एस्केलेशन वाला, इससे दोनों तरफ जो एतमाद की फ़ज़ा बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है।
और अब उसको मेरा ख्याल है हमें फिल करने की ज़रूरत है। मिलिट्री जो ऑपरेशंस हैं उनसे एक सतह तक तो आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेते हैं, और जो मैंने आईएसपीआर की स्टेटमेंट देखी है, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ आगे किस तरह इसको डी एस्केलेशन की तरफ और आगे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की तरफ ले जाया जाए। आप क्या समझते हैं ये डी एस्केलेशन वाला जब मामला होगा, जो 19 चेक पोस्ट हमने जहां पे अपने झंडे गाड़ दिए, इनसे पाकिस्तान उन्हें वापस कर देगा, या क्या, किस तरह से ये आगे मामला चलेगा? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि ये तो एक जब भी कभी इस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं और हम किसी जगह हॉट परसूट में या हम किसी जगह जाके किसी पोस्ट पे किसी ग्रुप के खिलाफ मुकाबला करते हुए पहुंच जाते हैं, तो वो फिर नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के तहत वो खाली कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। एक हम तो इसको अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर मानते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर्स समझती है। कुछ अफ़गान सर्कल्स जो हैं वो इस पे क्लेम करते हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बॉर्डर नहीं है। तो उनकी पोज़ीशन तो डिफरेंट है, लेकिन हमारी या इंटरनेशनल कम्युनिटी की पोज़ीशन तो ये है कि इस बॉर्डर की सॉवरेनिटी जो है, इसकी सैंक्टिटी जो है, उसका एहतराम होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है जब नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ेज़ आएगा, तो जहाँ-जहाँ भी कोई एक दूसरे के इलाके में मौजूद होगा, आगे गया हुआ होगा, वो वापस हो जाएगा। ये तो एक नॉर्मल। मंसूर साहब, क्या समझते हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माना है? मैंने जॉइंट स्टेटमेंट जो पढ़ी है उसमें मुझे ये नहीं नजर आई कि उन्होंने, देखें, जम्मू और कश्मीर पे तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनिलैटरली इसके स्टेटस में चेंज करने की कोशिश की और पाकिस्तान उसको भी तस्लीम नहीं करता। तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है इसके ऊपर। और अगर मैंने स्टेटमेंट देखी उसमें मुझे नजर नहीं आया, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने ये वाला इस तरह की असर्शन की है, तो हमें अफगानिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग डिमार्च करना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान का एक बिरादर मुल्क होते हुए पाकिस्तान ने इतना अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस में मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को यहाँ पे होस्ट किया है। इस किस्म के रिलेशंस होते हुए किस तरह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पोजीशन को, जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूटेड स्टेटस को नज़रअंदाज करते हुए ये स्टेटमेंट दी है। तो इस पे पाकिस्तान की पोजीशन बहुत फर्म है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान जब भी कहीं कोई भी मुल्क इस किस्म की पोजीशन लेता है, तो पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ भी इस किस्म का डिमार्श या इस किस्म का एहतजाजी मरासला करता है, एहतजाज रिकॉर्ड करता है, वो ज़रूरी है। लेकिन फिर आगे चल के वही बात है कि दोनों ममालिक को बातचीत के ज़रिए ही इन इश्यूज़ के ऊपर आगे बढ़ना होगा, ताकि पाकिस्तान के भी लॉन्ग टर्म्स इंटरेस्ट और अफगानिस्तान के भी लॉन्ग टर्म्स इंटरेस्ट ये तकाजा करते हैं कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को मामूल पर लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया। मंसूर खान साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आज पूरे दिन में क्या कुछ कार्रवाइयाँ होती रहीं आपको बताएंगे, खसूसन अफगान बॉर्डर के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अफगानिस्तान पर जिस तरह से हमला हो रहा है, पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जारी हैं, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि हम तब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे जब तक दहशतगर्दों की सरपरस्ती जो है वो अफगानिस्तान करता रहेगा, खसूसन वहाँ पे तालिबान की जो हुकूमत है। आप क्या समझते हैं ये मामला कब तक चलेगा? क्या इसका हल निकल सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो बिल्कुल सही बात है, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक रिटेलिएटरी अटैक बकौल उनके किया है, तो उसके बाद अब लड़ाई अगर उन्होंने अपने वक्त के ऊपर शुरू की है, तो पाकिस्तान तो फिर अपने ही वक्त पे ख़त्म करेगा। और इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका है कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान और तरीके तालिबान अफगानिस्तान के जो हाइड आउट्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के ऊपर, जिसके बारे में पाकिस्तान का बुनियादी जो मसला रहा है अफगानिस्तान के साथ, वो ये रहा है कि जी अफगानिस्तान के इलाके में, ये पक्तिका में, हेलमंद में, इन एरियाज़ में आपके हाइड आउट्स हैं जहाँ से ये टेररिस्ट आते हैं, कार्रवाई करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो हमें वहाँ पे कार्रवाई जो है वो आप नहीं करने दे रहे, आप खुद भी नहीं कर रहे, हमें भी नहीं करने दे रहे।
तो अब पाकिस्तान का जो एक मिलिट्री जो होगा, आप समझिए कि जो एक कामयाबी लेना चाहेगा पाकिस्तान, वो ये लेना चाहेगा कि जब आपने हमला कर ही दिया है तो ये जो हाइड आउट्स हैं इनको हम मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करें। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो हमले हुए हैं उसमें 23 के करीब हाइड आउट्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी का ये क्लेम है कि उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, और 200 से ज़्यादा जो फाइटर्स हैं वो इसमें एलिमिनेट हुए हैं। तो जाहिर है कि ये ऑपरेशन अब उस वक्त तक जारी रहना चाहिए और रहेगा जब तक पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री मकासद हैं ये हासिल नहीं व्हाट हो डू यू सकते, थिंक, हाउ हो लॉन्ग जाते। वुड इट टेक? अब ये तो देखिए, मैं तो मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही इस एरिया का एक्सपर्ट हूँ। ये तो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं जो लोग इस एरिया में सर्व कर चुके हैं, या जो लोग चौधरी साहब, इंटेलिजेंस स्पेस। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान ने अब पॉलिसी अपनाई हुई है, वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे हैं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब हमला किया तो थोड़ी देर बाद ही जंग बंदी का ऐलान कर दिया। कुछ खबरें ये भी आ रही थी अब से कुछ देर कबल भी जंग बंदी की बात की गई है। तो अफगानिस्तान आखिर किस तरफ अपने आप को लेके जाना चाहता है? तालिबान की हुकूमत को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करने को पूरी दुनिया तैयार नहीं है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड होता है, पाकिस्तान ट्रेड रूट बंद कर देता है, पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर की तरफ जा रहा है। तो अफगानिस्तान का तो इसमें नुकसान ही नुकसान है। क्या सोच के अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है? देखिए, उनका जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जो टीटीपी है उसके ऊपर से हाथ उठाने को वो तैयार नहीं। अब टीटीपी की जो यहाँ पे लड़ाई है वो अ, बुनियादी तौर के ऊपर तो जो लड़ाई है वो एक कबायलियों की लड़ाई है, सेटलमेंट की लड़ाई है। लेकिन उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो हमारी फौज के ऊपर हमले हुए उससे बहुत ज़्यादा तलखियाँ जो हैं वो बढ़ गई। अब उन तलखियों के साथ जो है वो आप कैसे आगे बढ़ेंगे जब तक कि आपका ये जो एम्स हैं वो पूरे ना हो जाए। लिहाजा अब ये जो लड़ाई अगर जो शुरू हुई है या जो मामला चल रहे हैं उनमें जो असल मकसद प्रॉब्लम है वो यही है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बुनियादी उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। जब यहाँ पे करजई और अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हमारा मसला ये था कि उस वक्त दहशत गर्दी जो था वो हिंदुस्तान के जो कॉन्सुलेट का नेटवर्क था वहां से चल रही थी। अब उसके बाद भी ये मॉडल जो है वो किसी न किसी सूरत बरकरार है। अब हिंदुस्तान के साथ ये जो एक ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो रही है उस तो या हमें नुकसान यही है कि जो कॉन्सुलेट नेटवर्क है हिंदुस्तान का वो अगर दोबारा रिवाइव होता है वहाँ पे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी, और यहाँ पे ये टेररिज्म जो है इसमें इजाफा होगा। इसीलिए पाकिस्तान की जो फौज है इस वक्त वो ये चाहती है कि वो ये जो लड़ाई या झड़पें जारी हैं या इनका भरपूर फायदा उठाए, और जो बॉर्डर पार जो कैंप्स हैं उनको उखाड़ दिया जाए। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम मामले पर जो है पॉलिटिकल कंसेंसस किस हद तक होगा? क्योंकि इमरान खान साहब की हमेशा से इस मामले पर एक अलग राय रही है। वो टॉक्स के हामी हैं, मुज़ाकरात की बार बार बात करते हैं कि जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्या इमरान खान साहब की कल कोई स्टेटमेंट जो कुछ भी आती है, आप समझते हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होंगे और कहेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है, इसी तरह होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये देखिए ना, कंसेंसस पैदा करने की कोई कोशिश की भी नहीं जा रही। और अभी तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो आज का बयान है वो तो बड़ा मायूस कुन है। और ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त चूंकि आपने तरीके इंसाफ को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, पार्टी जो है उसको बड़ा साइडलाइन कर दिया। तो अब जो अचकजई साहब हैं, महमूद अचकजई साहब हैं, वो तो एक कौम परस्त पॉलिटिक्स करते हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस हमले के ऊपर जो है वो कोई बात करें। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, पीटीएम, ये सारे ही इन हमलों के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टियां हैं वो खामोश हैं। और दिस शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। और एक्चुअली हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि जिस तरह से एपीएस के सानहे के बाद उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने एक कंसेंसस क्रिएट करवाया था पाकिस्तान में, इसी तरह के एक बड़े कंसेंसस की पाकिस्तान को अब जरूरत है। चौधरी साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। वी विल बी राइट बैक। आउट ब्रेक। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे भी बात करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब, चौधरी साहब, आप समझते हैं ये कि वो वजीर आला बन जाएंगे? देखिए, सवाल ये है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कोई भी
शाइबा भी ख़त्म करना है तो फिर आप उनको रोक लें, क्योंकि हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत जो है वो सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाना चाहती है। हत्ता कि जो साबिक़ वज़ीर आला हैं वो भी उनको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। सो इस तरह का कंसेंसस भी अगर आपको बर्दाश्त नहीं है और आप इस तरह से आउटराइट जाना चाहते हैं एक सूबे की अवाम के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी और इससे बहरान जो है वो बहुत बढ़ेगा। आइडियली सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने दिया जाना चाहिए और उनसे वो ताउन मांगना चाहिए जिसकी इस वक्त रियासत पाकिस्तान को ज़रूरत है। अब ये एक बड़ी बात है बीच में कि क्या उनको बनने दिया जाएगा या फिर इसमें कोई ना कोई कानूनी पेचीदगी या किसी किस्म की कोई चीज़ आ जाएगी। आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मामलात को देखते हैं, गौर से समझते हैं। आजकल के हालात में आपको लग रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा? देखिए, आइन कानून की तो कोई बात है नहीं ना। आइन तो होता तो अब तक तो आज इलेक्शन हो चुका होता और वो अगले वज़ीर आला बन चुके होते। प्रॉब्लम ही पाकिस्तान में ये है कि आइन को तो त्याग दिया गया है। अदालतें जो हैं उनको उनकी अहमियत ही ख़त्म कर दी गई है, आइन की अहमियत ख़त्म कर दी गई है। तो पाकिस्तान में तो जो इस वक़्त है वो ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला चल रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती से ही अभी तक गवर्नर जो है उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे। हालांकि गवर्नर के पास आर्टिकल 131 सब आर्टिकल 8 के तहत कोई इख्तियार नहीं है कि वो उनके इस्तीफे को रोके, लेकिन आपके सामने है। अब तकरीबन 3 दिन हो गए हैं वो रिजाइन उनका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद असम्बली का इजलास जो है वो ये करवा रहे हैं। तो एक गन तो डाल दिया है और इससे जाहिर है कि कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और मेरे नज़र में आज जो तालिबान का या अफगान हुकूमत का जो बयान है वो भी पाकिस्तान में इस जो तकसीम है उसका उससे इजहार होता है। और आप क्यों मौका दे रहे हैं बाहर के मुल्कों को जिनसे आपकी लड़ाई है कि वो पाकिस्तान में इस तकसीम को से फ़ायदा उठाएं और चीज़ों को आगे लेके जाएं। पॉलिटिक्स भी करनी होती है। तो आई थिंक इस वक्त जो हमारे यहाँ जो फैसला साज हैं उनको ये एहसास करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल एलिनेट करना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा। कल शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से कोई बंदा आ जाए और 20-21 वोट्स की बात है। कोई मुश्किल नहीं है 20-21 वोट्स इधर से उधर करना। आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से सियासत होती है। तो ये बिल्कुल मौजूद है शक कि हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब ना बने और ओपोजिशन का कोई बंदा बन जाए। मेरे ख्याल में तो ये बड़ा मुश्किल है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान, देखिए मसला इस वक्त ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि जो फैसला करने वाले हैं वो इस सूरत हाल को नहीं देख रहे कि क्या अफगानिस्तान के ऊपर हमले की मौलाना फजलुर रहमान से वो हमायत ले सके। आंसर इज नो। क्या ऑपरेशन के ऊपर JUI और हुकूमत का मौक़िफ़ एक है? आंसर इज नो। PMLN और पीपल्स पार्टी जो दोनों खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक होल्डर ही नहीं है, अगर आपने उनके रिलायंस के ऊपर उनके साथ अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर रिलाय करके खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी बनानी है, फिर तो जाहिर है कि अल्लाह ही हाफिज है। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो यकजान है इसके ऊपर और उनकी हम सुखन है वो इसके ऊपर, और वो सारे उनके मौक़िफ़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिहाजा आपको खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें वहाँ के ही स्टेक होल्डर्स को शामिल करना होगा। आप उन्हें कायल करें, अगर वो कायल कर सकते हैं आप तो सही है, नहीं कायल कर सकते तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये कि अब के हालात में हालात बन गए हैं, आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पर गौर कि अब अगर कोई भी सूबे में बदअमनी होती है या फिर कंसेंसस नहीं होता किसी चीज़ पे भी, ये नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए? बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई और देखते हैं। बेहतर तो यही है कि जो आप बात कर रहे हैं ये हो, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन अभी तक कोई ऐसी नहीं है। तो इस तमाम मामले में जो तरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, आप समझते हैं कि वो ज़ाहिरी बात है, पहले आपको जिस तरह से मामलात थे 26वीं आईनी तरमीम की बात की जाए, मुख्तलिफ मौक़ों पर एहतजाज की बात की जाए, तो आप ख़ुद कहते रहेंगे कॉम्प्लिसेट नज़र आई है लीडरशिप। तो डू यू थिंक सो कि ये जो एक बड़ा मरहला है जिसमें इमरान खान साहब ने एक बंदे को सिलेक्ट कर दिया है, उस बंदे की सिलेक्शन जो है उसमें वोट डलवाने, तरीके इंसाफ की क़यादत जो है अब वो उस मामलात में कॉम्प्लिसेट नहीं नज़र आएगी, बाकायदा खुलकर सामने आएगी और जो इमरान खान साहब ने कहा है वो करवा के रहेगी? लेकिन ना ये तो अभी हमें नहीं पता
क्योंकि एहतजाज का कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि इमरान खान तो ज़ाहिर है कि चाहते हैं कि उनको पार्टी को रिलीफ मिले, और वो रिलीफ मिलने की दो ही सूरतें हैं, या तो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई से एंगेज करे, और अगर वो एंगेज नहीं करते तो फिर कुछ चैलेंज खड़ा किया जाए उनके लिए। अब मसला ये है कि ना तो आप अली अमीन गंडापुर का मसला ये था कि ना वो एंगेज कर पाए, ना कोई चैलेंज खड़ा कर पाए। तो अब सुहेल से उम्मीद ये है पीटीआई को, इमरान खान को, कि वो कुछ चैलेंज खड़ा कर पाएंगे, जिसके बाद हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट एंगेजमेंट के लिए मजबूर होगी। अब ये तो उनके डिपेंड करता है आगे, पहले वो बन लें, फिर बनने के बाद वो क्या करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बनते तो फिर मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल तहरीक के लिए ज़्यादा और जल्दी और ज़्यादा मौसर हो जाएगी, क्योंकि इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जो तादाद है आवाम की और एमएनएज एमपीएस की, वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि उनको डिप्राइव किया जा रहा है जोर ज़बरदस्ती। और ये इंसान की नेचर है कि इस तरह के सिचुएशन में वो ज़्यादा इकट्ठा होता है। सो इसीलिए नून लीग के बहुत सारे लोग, जिनसे मेरी केपी के लोग जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो समझते हैं कि बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है सुहेल अफरीदी को वजारत आला से रोकने के लिए, और वो चाहते हैं कि इनको वजीर आला बनने दिया जाए ताकि ये एक्सपोज हो जाएंगे। उनका ख्याल ये है कि इससे ये नाकाम होंगे तो हमारी पॉलिटिक्स बेहतर हो। और आपका क्या ख्याल है कि सोहेल अफरीदी अगर वजीर आला बन जाते हैं तो कैसा परफॉर्म करेंगे? लेकिन उनको वजीर आला जो बनाया जा रहा है वो एक ही मकसद के लिए बनाया जा रहा है, और वो ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज दे सकें। अब वो उनकी एक ज़ाहिर है कि बैकग्राउंड है, आईएसएफ से वो आए हैं, इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं, एहतजाजी सियासत का उनको बहुत तजुर्बा है, और यकीनी तौर के ऊपर वो उनका जहनी तौर के ऊपर भी वो बिल्कुल वाजे हैं कि उन्होंने क्या करना है। अली अमीन गंडापुर जो थे वो वफाकी हुकूमत को भी साथ चलाने की कोशिश कर रहे थे। सोहेल अफरीदी का ऐसा कोई प्लान नहीं होगा। तो देखते हैं अब ये तो कि वफाकी हुकूमत इसके मुकाबले में अपनी चालें कैसी चलती है, ये तो फिर देखना होगा। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने जेल से बैठे हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया हुआ है। देखें, बिल्कुल इमरान खान ने तो यही किया कि इमरान खान का असल जो स्ट्रोक है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने एक लम्हा नहीं लगाया इस्तीफा देते हुए। अगर अली अमीन गंडापुर इस्तीफा देने में रेजिस्टेंस कर लेते तो ये फिर बड़ा क्राइसिस हो जाता तहरीक इंसाफ के लिए। बट आई मस्ट एडमायर अली अमीन गंडापुर के, वो एक बड़े लॉयल जो है वो दोस्त साबित हुए हैं, और एक ऐसे वक्त लोग नहीं देते, ऐसे वक्त में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के लोग। तो यहाँ चपरासी का ओहदा नहीं छोड़ते, और ये चीफ मिनिस्टर के ओहदे को लात मार के यूँ बाहर आना, तो आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को भी जाता। चौधरी साहब, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, बेशक सोहेल अफरीदी साहब आज हैं, वो वहाँ पे आईएसएफ को लीड भी करते रहे हैं, वो कैपेबिलिटी भी है उनके अंदर एहतजाज की, पर सूबे के साथ ज़ाहिरी बात है इख्तियार आ जाएगा आपके पास तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ इसके साथ पैरेलल ये भी है कि पंजाब आपका मोटिवेट नहीं हुआ है, पंजाब मुतहर्रिक नहीं हुआ है, पंजाब से कोई तहरीक नहीं चली है, ना ही पंजाब से लोग निकले हैं। तो जो मौजूदा क़यादत है वो पंजाब में क्या कुछ करेगी? खाली खैबर पख्तूनख्वा से तो पहले भी 26 नवंबर को भी लोग आ गए थे, लेकिन कुछ कर तो नहीं सके वो। 26 नवंबर को तो खैर पिंडी से भी बहुत लोग आए थे। शहादतें भी जो हुई हैं वो ज़्यादातर पंजाब की साइड की हुई हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से लोग नहीं निकले थे, यहाँ से लोग निकले थे। बाकी अब देखें ना, पंजाब की लीडरशिप सारी ने जो जो हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़्यादातर लीडरशिप इंटैक्ट है। पंजाब में तो लीडरशिप जो है वो उसको ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया। सो पंजाब में तो सिंध में, पंजाब में ये क्राइसिस है कि यहाँ पे लीडरशिप इंटैक्ट नहीं है। तो जो नए लोग आए हैं ज़ाहिर है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही काम कर सकते हैं। चौधरी साहब, जब भी खारजा अमूर पे कोई भी महाज खुलता है तो जाहिर बात है इंटरनल पॉलिटिक्स में जो हम डिवीजन देख रहे होते हैं फॉर द टाइम बीइंग रुक जाती है। सियासी जमातें मेचोरिटी का मुजाहरा करती हैं, और वो जो है जिस तरह से पुर एक तशद्दुद माहौल बना होता है, जो सियासी टेम्परेचर हाई होता है उसको कम किया जाता है। आप समझते हैं कि अब की बार भी यही होगा? एक और फ्रंट खुल चुका है, तो ऐसा नहीं होगा कि सियासी इंतशार अपने अरूज पे रहे या वो टेम्परेचर उसी तरह हाई रहे, बल्कि पीटीआई थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करेगी, अभी रुक जाएगी? पीटीआई ने क्या तहम्मुल का मुजाहरा करना है? तहम्मुल का मुजाहरा तो हुक्मरानों ने करना है ना। तो सवाल यह है कि अभी अगर आप सोहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने दे रहे, तो पीटीआई क्या करे फिर? वो क्या ऑप्शन आपके छोड़ेंगे? जब आप एंगेजमेंट नहीं कर रहे, जब आप सिर्फ लोगों को
डंडे के जोर के ऊपर जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के रख रहे हैं, तो अगला रिएक्ट तो करेगा ना, वो रोएगा तो सही कम से कम। तो ये तो हुक्मरानों ने करना है, और जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज की, इस तरह की कोई ख्वाहिश, किसी इस तरह की तो कोई बात जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। और वो समझते हैं कि ये पॉलिसी कामयाब है, जिस तरह से 2-3 साल पाकिस्तान चला है, वो इसे समझते हैं कि कामयाब पॉलिसी है। तो जब वो समझते हैं कि कामयाब पॉलिसी है, तो फिर वो उसको नहीं बदल रहे। आखिरी सवाल, आइंदा आने वाले दिन आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में एक इंतशार देख रहे हैं या फिर मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? पाकिस्तान इज इन अ टर्मोइल, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब हम देखेंगे, देखना ये है कि ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ये कितनी जल्दी सेटल होता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये बात है। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला का इंतखाब है, वो स्मूथ होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होने दिया जाता तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। सो बलूचिस्तान तो पहले ही आपके सामने है जो हालात हैं। सो हम अब जितने पिछला हफ्ता जो गुजरा है, वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही अंदोनाक वाकयात हुए हैं। जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, हमारे मेजर शहीद हुए, 2 मेजर पद के शहीद हुए, कैप्टन्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, फिर ऑफिसर्स और जवानों की जो शहादतें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा है। एंड नो कंट्री कैन एक्चुअली अफोर्ड सच काइंड ऑफ ब्लडशेड दैट इज गोइंग ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जदी को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।